सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति। और पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका हमने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखा था, जिसमें हमने डैश फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला देखा था। उसके बाद हमने कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला भी देखा था। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि हम मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने वाले 3D में, यानी कि 3 डायमेंशंस में हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है। जितने भी मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके 3 डायमेंशन में शेप्स होते हैं। तो 4 डिफरेंट मेथड्स है ऑन अ प्लेन पेपर कि हम 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है वेज फार्मूला, दूसरा फार्मूला है फिशर प्रोजेक्शन या फिर क्रॉस फार्मूला, तीसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और चौथा है सॉहर्स और एंड्रियन और पर्सपेक्टिव फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे 4 वे हो गए। अब इनमें से सबसे पहला है हमारा वेज फार्मूला, जिसको अभी हम देखेंगे। तो वेज फार्मूला को बनाने के लिए हमको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है सॉलिड वेज, जिसको हम ऐसे बनाते हैं, डैश वेज जिसको हम ऐसे बनाते हैं, और तीसरा है नॉर्मल लाइन, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम मिलाकर एक वेज फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। अब वेज फार्मूला मतलब क्या हुआ, हम मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में बनाने वाले हैं। यानी कि हम पहले मॉलिक्यूल को कैसे बनाते थे वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम मीथेन का एग्ज़ाम्पल लें, उसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं उसके पास, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, CH4 हो गया, है ना, CH4 हो गया। 1 तो हम लिखते नहीं हैं। तो अभी ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको मुझे वेज फार्मूला में लिखना है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी बताई कि ये सॉलिड वेज है, ये डैश वेज है, ये नॉर्मल लाइन, इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो C दिख रहा है ना, कार्बन दिख रहा है ना, और इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन है ना, अब 3D में इमेजिन करते हैं हम, 3D में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है। अब इसके ऊपर जो जा रहा है ना, यानी कि वो प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर जा रहा है H, है ना। यानी कि ये जो ऊपर वाला H है, ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर H जा रहा है, और ये जो H है ना, ये प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे जा रहा है। 3D में इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द पेपर, ठीक है, दिस इज़ द पेपर। अब ये जो है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर है। ऑन दी प्लेन ऑफ पेपर कौन है, कार्बन है, और उसके साइड में जो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये हमें ये 2 बॉन्ड है। उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, ऊपर है। तो ये जो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर कार्बन है, ठीक है। और ये कार्बन जो 2 प्लेन ऑफ पेपर है, इसके नीचे भी एक कार्बन है, इसके नीचे भी एक हाइड्रोजन है। देखो, ये जो है ना, ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन, ये दोनों ऑन दी प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, ऑन दी प्लेन ऑफ पेपर है। अब इसके ऊपर, इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर कौन सा जा रहा है, हाइड्रोजन, ये वाला, और प्लेन ऑफ पेपर के नीचे ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है। तो जो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर हाइड्रोजन, मतलब अंदर हाइड्रोजन है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कार्बन तो चलो प्लेन ऑफ पेपर पे ही है, उसके साथ ये 2 हाइड्रोजन है, वो भी प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये H, ठीक है, ये प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है। अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है, जो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जा रहा है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड वेज कैसे बनाएंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इसके ऊपर हम इसको फिल कर देंगे। तो ये जो है ना ये हमारा सॉलिड वेज बन जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भाई ये जो हाइड्रोजन था ना, ये प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर था, और ये जो प्लेन ऑफ पेपर के नीचे है ना, ये जो प्लेन ऑफ पेपर के नीचे हाइड्रोजन है ना, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। डैश वेज कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो ये हाइड्रोजन था, ये बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है। तो इससे हमें इन 3 चीज़ों का मतलब समझ में आ जाता है, ठीक है। जो सॉलिड वेज था उसका मतलब क्या था, बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अबोव द पेपर, ठीक है। और सॉलिड वेज का दूसरा मतलब ये भी होता है टूवर्ड्स द रीडर, टूवर्ड्स द रीडर। डैश वेज का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड्स गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड्स गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है अवे फ्रॉम द रीडर। नॉर्मल लाइन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये 3 चीज़ें का यूज़ कर हमने अपना वेज फार्मूला बनाया।
ये था 2D में हमारा, ठीक है, ये हमारा 2D में था। लेकिन अब जब हमने इसको वेज फॉर्मूला में लिखा तो ये हमारा 3 डायमेंशनल में इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड वेज, ये है डैश वेज, और ये जो है ये नॉर्मल लाइन है। इन सब का मतलब क्या हुआ, ये सॉलिड वेज का मतलब एक हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जा रहा है। ये जो डैश वेज है उसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर के नीचे जा रहा है। और ये जो दो हमको लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, सिंगल लाइन, नॉर्मल लाइन, इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, इन दी प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा 3 डायमेंशनल का सबसे पहला फॉर्मूला, वेज फॉर्मूला। अब हम आते हैं फिशर प्रोजेक्शन या फिर क्रॉस फॉर्मूला। अब जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसको हम क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम 3D मॉलिक्यूल ही कर रहे हैं, ठीक है। 3D मॉलिक्यूल का है, हमको प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर। कैसे करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैन बी ड्रॉन बाय विजुअलाइजिंग द मॉलिक्यूल विथ इट्स कार्बन चेन वर्टिकल। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे 2 चेन आती है, एक होती है वर्टिकल चेन और एक होती है हॉरिजॉन्टल चेन। वर्टिकल चेन जो होती है, वर्टिकल लाइन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो वर्टिकल चेन और हॉरिजॉन्टल चेन है, यहाँ पे 2 तरह की चेन होती है। अब ये दोनों क्या दिखाती है, ईच कार्बन ऑन दी वर्टिकल चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। यानी कि यहाँ पे जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इन दोनों के बीच में क्रॉस दिखाई दे रहा है। और ये जो क्रॉस जहाँ जहाँ बनता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, जिसको हम लिखेंगे नहीं, बस वो रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये बस अंडरस्टूड है कि हाँ, यहाँ पे एक कार्बन का एटम है जहाँ पे क्रॉस आ रहा है, ठीक है। अब ईच कार्बन ऑन द वर्टिकल चेन इज रिप्रेजेंट बाय अ क्रॉस। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द क्रॉस रिप्रेजेंट बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन। यानी कि अभी हमने देखा ना ये वेज फॉर्मूला में कि ये सॉलिड वेज में जो कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जा रहा है ऊपर, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है वो बिलो जा रहा है। तो जो ऊपर जा रहा है उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर के नीचे जा रहा है उसको हम डैश वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे भी सेम है लेकिन थोड़ा सा लाइक डिफरेंट है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के थ्रू बताया है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन। यानी कि ये जो प्लेन ऑफ पेपर है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर के जो ऊपर जा रहे हैं हाइड्रोजन या जो भी एटम जा रहे हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि यहाँ पे जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना, वो क्या कर रही है, बता रही है कि जो भी एटम्स है वो ऊपर जा रहे हैं, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जा रहे हैं। और वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी फिर, बॉन्ड्स गोइंग बिलो द कार्बन। यानी कि कार्बन के नीचे जितने भी बॉन्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जो बॉन्ड्स बिलो जा रहे हैं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, वो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जो बॉन्ड्स ऊपर जा रहे हैं प्लेन ऑफ पेपर के, अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों लाइंस के बीच में जो क्रॉस बन रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन का एटम वहाँ पर है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर हम कार्बन लिखेंगे नहीं, बिकॉज ये अंडरस्टूड है, ठीक है, हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे है हमारा COH, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पर हमारा OH और यहाँ पर हमारा CH3। तो ये हमारा हो गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या फिर क्रॉस प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर हम इसी चीज़ को वेज फार्मूला में लिखें ताकि और अंडरस्टूड लगे, मतलब और ज़्यादा समझ में आए हमें, तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं ये कार्बन है, ठीक है, ऑन दी प्लेन ऑफ पेपर। अब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जो अबोव दी प्लेन ऑफ पेपर होती है। तो वेज फार्मूला में कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है जो बताता है कि भाई अबोव दी प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं आइटम्स, वो है सॉलिड वेज, ठीक है। तो सॉलिड वेज को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम सॉलिड वेज को, है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि भाई जो बॉन्ड्स है, जो एटम्स है, वो कहाँ जा रहे हैं, अबोव दी प्लेन ऑफ पेपर पे जा रहे हैं। और उसी चीज़ को हम वेज फार्मूला में कैसे लिखते हैं, सॉलिड वेज के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि भाई जो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं ना, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो वेज फार्मूला में कौन रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, डैश वेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डैश वेज कैसे लिखेंगे, मतलब ड्रॉ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या था, OH था, तो ये OH इधर आ गया। यहाँ पर हमारा H था, यहाँ पर हमारा COOH था, और यहाँ पे हमारा CH3 है।
तो ये क्या हुआ, हमारा वेज फॉर्मूला हो गया इसी चीज़ का, मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का हमने वेज फॉर्मूला में लिखा है ताकि हमें समझ में आए। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझ में आया, इनके रूल्स समझ में आए कि इनके रूल्स क्या है। जो ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड्स गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। बॉन्ड्स जो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जाते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आई मीन वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है, आई एम सॉरी, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है जो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड्स गोइंग अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और इसी चीज़ को हमने सॉलिड वेज में लिखा, तो कैसे लिखा कि भाई ये जो सॉलिड वेज है ये रिप्रेजेंट करता है अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, डैश वेज है वो रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो यहाँ पे बीच में जो क्रॉस बन रहा है ना, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे बीच में एक कार्बन एटम है, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे नहीं, ये अंडरस्टूड है। क्रॉस बन रहा है तो वहाँ पे एक कार्बन एटम हो गई। अब इस चीज़ का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 कार्बन के एटम लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी नहीं कि कार्बन है, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है कि ये इन दोनों के पास एक कार्बन के एटम है, 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे लिखना नहीं है। लेकिन अब ये हो गया हमारा COOH, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे 2 OH है, और नीचे जो है यहाँ पे वो CH3 है। तो ये हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर अंदर है, इन दी प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। तो वो नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं वेज फॉर्मूला में। इसका वेज फॉर्मूला लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे 2 कार्बन हो गए, बीच में नॉर्मल लाइन आ गई, ये दर्शाता है कि दोनों कार्बन इन दी प्लेन ऑफ पेपर पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने सॉलिड वेज ड्रॉ किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो एटम्स, जो भी बॉन्ड्स है वो कहाँ जा रहे हैं, अबोव द प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं। तो वेज फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, सॉलिड वेज से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह सॉलिड वेज ड्रॉ कर दिया। दोनों चीज़ें सेम ही है, बस ये वेज फॉर्मूला और वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जाते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। यानी कि COOH और CH3 जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं, ठीक है। और उसको वेज फॉर्मूला में हम कैसे लिखते हैं, डैश वेज से लिखते हैं। वेज फॉर्मूला में इस चीज़ को डैश वेज से लिखेंगे, जो कि इस तरीके से। अब ये हमारा हो गया CH3, ये हमारा हो गया COOH, ये हमारा H हो गया हाइड्रोजन का एटम, और ये हमारा OH हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेज फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का वेज फार्मूला। तो ये हमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला समझ में आया। आई रिपीट द रूल्स, ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमको रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड्स गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड्स गोइंग अबोव द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन्स की वजह से जो बीच में क्रॉस आ रहे हैं, ये क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं एक कार्बन एटम को, यानी कि अगर यहाँ पे 2 क्रॉस दिखाई देते हैं हमको, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन के एटम है, लेकिन वो लिखना नहीं है बिकॉज वो अंडरस्टूड है, ठीक है। और बाकी जितने भी एटम्स है वो बाजू बाजू में है, अबोव द प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं, वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और इस चीज़ को हमने किस में रिप्रेजेंट किया, वेज फॉर्मूला में लिखा है। तो यहाँ पे सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का सॉलिड वेज में लिखा है, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो हमने डैश वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये नॉर्मल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जो कार्बन कार्बन के एटम है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, वो इन द प्लेन ऑफ पेपर है, इसलिए यहाँ पे हमने सीधा नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा वेज फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूला देख लिया। एक पॉइंट है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज मोर कॉमनली यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जो फैमिली है, कार्बोहाइड्रेट की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉमनली। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे। तो जहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मतलब हुआ कि भाई हम यहाँ पे भी 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, बट वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को बाय लुकिंग थ्रू दी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसको देखकर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ के रूल्स क्या है कि भाई कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाई नहीं देते, बट जो फ्रंट कार्बन है उसको हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेयर कार्बन यानी कि जो बैक वाला कार्बन है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लो ये मेरा कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये जो है ना पेन, अभी जो पेन है ना यहाँ पे लाइक ये मेरा कार्बन है, एक कार्बन का एटम है, और ये जो दूसरी तरफ है ना बैक वाला कार्बन जिसको हम रेयर कार्बन बोलते हैं, ये मेरा दूसरा कार्बन है। ठीक है, कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन। मैंने ऐसे देखा, इसे विजुअलाइज करो, यहाँ से देखना। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से देखा। अब मुझे क्या पता चल रहा है, एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन के एटम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो जो फ्रंट वाला कार्बन है ना, मैं उसको कैसे लिख रही हूँ, एक डॉट से लिख रही हूँ, एक डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ। और जो रेयर वाला कार्बन जो पीछे कार्बन है ना, मैं उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करती हूँ। और उसके जो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, जो 3 हाइड्रोजन के एटम इसके बाजू में निकल रहे हैं, मैं यहाँ से इसके हाइड्रोजन के एटम निकालती हूँ, जो पीछे वाले वो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से निकालते हो। अब इस चीज़ का लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं। इथेन क्या, और 2 कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इथेन का स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, तो अब 2 कार्बन हो गए हमारे। अब इस चीज़ को मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में लिखती हूँ। मैंने जैसे कि कहा जो फ्रंट कार्बन है, यानी कि मान लो ये फ्रंट कार्बन था। ठीक है, तो ये जो फ्रंट कार्बन है मैं उसको डॉट से लिखूँगी, तो मैंने इसे डॉट से लिख दिया इसको। ठीक है, अभी जो मैंने डॉट से लिखा है ना, ये जो मैंने डॉट से लिखा है ना, अब ये है हमारा फ्रंट कार्बन। अब जो रेयर कार्बन है ना मेरा, रेयर कार्बन मैं किससे लिखती हूँ, सर्कल से लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल क्या दिखाता है, मेरा रेयर वाला कार्बन जो दिखाई नहीं दे रहा था फ्रंट कार्बन की वजह से, और ये जो फ्रंट कार्बन है ये डॉट से रिप्रेजेंट किया है मैंने। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके 3 एटम्स है, यानी कि फ्रंट कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स है और रेयर कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, डॉट से मैं रिप्रेजेंट करूँगी हाइड्रोजन के एटम्स। तो ये मेरे हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के एटम्स हुए। ठीक है, अब मैं रिप्रेजेंट करूँगी बैक रेयर कार्बन के हाइड्रोजन के एटम्स। तो वो मैं कैसे करूँगी, मैं सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से करूँगी। मैं इस डॉट से नहीं करूँगी, क्योंकि डॉट तो क्या है, फ्रंट कार्बन है ना, लेकिन मेरा रेयर कार्बन के 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। तो मैं इस सर्क्यूमफ्रेंस से मैं इसको हाइड्रोजन के एटम्स को निकालूंगी। कैसे, ये हो गया हमारा 1 2 3 सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स निकाले। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम ड्रॉ किया ही हुआ है हमने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट कार्बन मतलब ये डॉट हो गया। ठीक है, और रेयर कार्बन मतलब ये सर्कल हो गया। और जब इसके 3 हाइड्रोजन के एटम्स की बात आई, तो जो डॉट कार्बन के 3 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो मैंने उसको डॉट से निकाला। ठीक है, और मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। लेकिन जो रेयर कार्बन है, मैंने उसको सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से हाइड्रोजन को निकाला। ठीक है, और फिर उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसी चीज़ को मैं अगर उल्टा करूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा लाइक अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, देखो यहाँ पे कार्बन का एटम जो हमको दिख रहा है, ये कार्बन का एटम है, फोकस विजुअलाइज करो, ये जो कार्बन का एटम है उसकी वजह से हमको रेयर कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसलिए हमने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया है ना। और ये जो फ्रंट कार्बन है ना, ये फ्रंट कार्बन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, इधर डॉट लिखा। अब इसके जो हाइड्रोजन के एटम्स निकल रहे हैं आजू बाजू, मैंने उसको डॉट से निकाला। और जो इसके बैक कार्बन के हमारे हाइड्रोजन के एटम्स निकल रहे हैं, उसको मैंने सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से निकाला। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब अगर मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन के एटम्स निकल रहे हैं, मान लो यहाँ से हाइड्रोजन के एटम्स निकल रहे हैं, और मैंने इस चीज़ को उल्टा कर दिया। मैंने क्या कर दिया, ऐसे मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, मैंने ऐसे करके घुमा दिया, तो इसके जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो भी ऐसे घूम जाएंगे, है ना। तो इसी चीज़ को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है 14.3। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसी चीज़ को, ये डॉट हो गया यानी कि हमारा रेयर कार्बन हुआ। ठीक है, ये सर्कल हो गया यानी कि हमारा रेयर कार्बन हुआ। डॉट इसके अंदर ड्रॉ किया मैंने, यानी कि हमारा फ्रंट कार्बन हो गया। ठीक है, अब मुझे फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन अगर निकालने हैं तो मैं डॉट से निकालूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाला। अब हाइड्रोजन थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया क्योंकि मैंने उसको क्या करते घुमा दिया था। ठीक है, तो अब ये हमारे हाइड्रोजन हो गए डॉट से जो मैंने निकाले, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन है। अब सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से जो मैं हाइड्रोजन निकालूंगी वो रेयर कार्बन हो जाएंगे, रेयर कार्बन के हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे। तो मैंने उसको घुमाया था इसलिए वो ऐसे निकला है, सर्क्यूमफ्रेंस से ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ये ध्यान देना बस, ये हमारे रूल्स हो गए। अब ये दूसरा तरीका हो गया उसी चीज़ को ड्रॉ करने का। ठीक है, मतलब दोनों ही तरीके से ही है, दोनों ही न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, बस अलग अलग वे। जैसे मैंने मान लो
ये कार्बन का मैंने लिया था ना, ये फ्रंट कार्बन हो गया, उसकी वजह से बैक कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने उसको सर्कल से ड्रॉ किया है और डॉट से मैंने क्या ड्रॉ किया, फ्रंट कार्बन को ड्रॉ किया। तो अगर मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, यानी कि ऐसे करके घुमा दिया, तो इसके हाइड्रोजन के एटम्स भी घूम जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स थोड़े पास पास पे थे, यहाँ पे थोड़े दूर दूर हो गए। ठीक है, तो बस दोनों तरीके सेम ही है, दोनों न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही है, बस तरीका अलग है, उस चीज़ को देखने का तरीका कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम सॉहर्स या फिर एंड्रियन या पर्सपेक्टिव फार्मूला की तरफ। अब हम अपने सॉहर्स फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सॉहर्स फार्मूला के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि सीसॉ की याद आती है। अब ये जो सीसॉ है ना, सीसॉ कैसे होता है, स्लैंटिंग लाइन में होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है ना। सीसॉ देखा है ना हमने गार्डन में, तो अब एक साइड ऊपर होती है, दूसरी साइड नीचे होती है, स्लैंटिंग लाइन में होता है एक तरह से। तो मान लो मैंने अभी जो कार्बन को देखा था, मैंने कार्बन जो हमने अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने कार्बन का देखा, तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखा था, तो मैं इसको इस तरीके से देख रही थी, इस तरीके से विजुअलाइज कर रही थी। ये हमारा फ्रंट कार्बन था, है ना। तो अब हमको बैक कार्बन नहीं दिखाई दे रहा था, बट अब मैंने क्या बोला, स्लैंटिंग लाइन में इस चीज़ को विजुअलाइज करो। मतलब मैं क्या करूँगी, इसको ये जो सीधा था, ठीक है, ये सीधा था, मैं इसको स्लैंटिंग लाइन में रिप्रेजेंट करूँगी, स्लैंटिंग लाइन में इसको दिखाऊँगी। यानी कि सीधा था ना, अब इसको मैं स्लैंटिंग लाइन में किया, तो इससे क्या हो रहा है, अब मेरे को बैक वाला कार्बन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ठीक है, और वो हमारा रेयर कार्बन है पीछे जो है। ठीक है, ये स्लैंटिंग लाइन में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगी। तो अगर हम टेक्स्ट बुक के डायग्राम को एक तरफ देखें, एक बार देखें, तो यहाँ पे दिख रहा है, हमने क्या किया था, इधर हमने सीधा देखा था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा टेढ़ा देखेंगे, स्लैंटिंग लाइन की तरफ देखेंगे। पहले सीधे देख रहे थे ना, सीधे देख रहे थे, कार्बन को विजुअलाइज कर रहे थे। अब इसको क्या कर लेंगे, स्लैंटिंग लाइन में, सीसॉ की तरह। सीसॉ एक साइड ऊपर होता है, एक साइड नीचे होता है, तो उसकी तरह हम इस चीज़ को ऐसे करके विजुअलाइज करेंगे, जिससे हमको फ्रंट कार्बन दिख ही रहा है, रेयर कार्बन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तब भी। तो अब इसके हाइड्रोजन के एटम जो मान लो ये सामने वाला जो पॉइंट है, ये कार्बन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा कार्बन है। तो इसके हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन के एटम इसके पास है, तो वो इसे रेडिएट कर रहे होंगे। ठीक है, और ये जो पीछे वाला रेयर कार्बन है, ठीक है, उसके पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो वो कैसे लिखेंगे, देखो, लोअर एंड ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द फ्रंट कार्बन, यानी कि जो लोअर एंड है, नीचे वाला जो लोअर एंड जा रहा है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रंट कार्बन। ठीक है, ऐसे देखो, ये जो लोअर एंड ऑफ द कार्बन है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लोअर एंड है, ये एक साइड ऊपर है, ठीक है, ये एक साइड ऊपर है और ये एक साइड नीचे है। तो ये जो नीचे वाला साइड है ना, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, और ये जो ऊपर वाला साइड दिख रहा है ना, ये हमारा रेयर कार्बन है, यानी कि जो पीछे वाला कार्बन है, बैकवर्ड वाला, वो उसको रेयर कार्बन बोलेंगे। तो ये रेयर कार्बन है, ठीक है, ये फ्रंट कार्बन हुआ, ये रेयर कार्बन हुआ। अब ये फ्रंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, और ये जो है ना, ये इसके रेयर कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। तो ये हमारा हो गया सॉहर्स फॉर्मूला, जहाँ पे हम सीधे देखने की जगह स्लैंटिंग लाइन में सीसॉ की तरह देख रहे हैं, जहाँ पे एक साइड ऊपर है, एक साइड नीचे है। जो नीचे वाला साइड है वो फ्रंट कार्बन है, जो ऊपर वाला साइड है वो रेयर कार्बन है, और ये हाइड्रोजन के एटम जो नीचे वाले साइड के वो फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के एटम्स है, और जो ऊपर वाले साइड है वो रेयर कार्बन के हाइड्रोजन के एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई लोअर एंड ऑफ द line represent the front carbon, lower end of the line represent front carbon, upper end of the line represent rear carbon. ठीक है, and remaining 3 bonds at the 2 carbons are shown to radiate from the respective carbons. ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा स्लैंटिंग लाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा स्लैंटिंग लाइन हो गया, आई होप सो दिख रहा है हमको। तो ये हमारा हो गया स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, जो नीचे वाला साइड है, वो क्या है, वो एक कार्बन है, उसको लिखेंगे नहीं, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं उसको। और ये जो ऊपर वाला कार्बन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, तो इसको हम रेयर कार्बन है। ठीक है, ऊपर वाला जो साइड है सीसॉ की तरह दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो ये जो नीचे वाला है फ्रंट कार्बन है, ऊपर वाला रेयर कार्बन है। अभी जो फ्रंट कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, रेडिएट कर दिया उससे, तो ये हमारे 3 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। ठीक है, फ्रंट कार्बन के और फिर रेयर कार्बन के कैसे निकालेंगे, रेयर कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स निकाल दिए। तो ये हमारे हो गए सॉहर्स फार्मूला। ठीक है, अब इसी का दूसरा वे, अगर हम इसको थोड़ा उल्टा कर दें, यानी कि स्लैंटिंग लाइन को थोड़ा सा ऐसे घुमा दें। अभी हम स्लैंटिंग लाइन देख रहे थे ना ऐसे करके, तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो इसके हाइड्रोजन के एटम्स भी घूम जाएंगे, जैसे अभी हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में घुमाया था।
तो हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी बदल गई थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिख रहा है ना हमको कि भाई यहाँ पे पहले हाइड्रोजन की पोजीशन ऐसी थी, मैंने उसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, तो उससे क्या हुआ, ये जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बदल गई। हाइड्रोजन के एटम की पोजीशन ही बदल रही है, बस लिखने का वे अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला वही है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स की पोजीशन बदल गई, लेकिन है सेम ही। पीछे वाले हाइड्रोजन, तो रेयर कार्बन है ना, उसके हाइड्रोजन की पोजीशन बदल रही है यहाँ पे। तो वही चीज़ ड्रॉ करते हैं। अगेन मैंने स्लैंटिंग लाइन में इस चीज़ को ड्रॉ किया, ठीक है। नीचे वाला साइड फ्रंट कार्बन है, ऊपर वाला साइड रेयर कार्बन है, सीसॉ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है उसके हाइड्रोजन के एटम सेम ही रहेंगे, मतलब उनका पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं होगा जब मैं घुमाऊंगी उसे तो। लेकिन ये लाइन को मैंने घुमा दिया तो जो रेयर कार्बन है ना उसके हाइड्रोजन के पोजीशन थोड़े बहुत बदल गए पहले से, ठीक है। कैसे बदले, ऐसे, ये ऐसे था ना, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, थोड़ा थोड़ा। आई होप सो समझ में आ रहा है ना कि भाई ये हमारा बस मैंने बदला उसकी पोजीशन और कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन के एटम्स, और ये हो गए हमारे सोहर्स फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। फिर अगले जो हमारा लेक्चर होगा वाला, उसमें हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें दो तरीके आते हैं, एक होता है कार्बन स्केलेटन, दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। तो उसके बेसिस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे, ठीक है, दूसरे लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ये हमने रिप्रेजेंट किया मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशन में, ठीक है। अब ये रहे इसके नोट्स।